मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों एक बार फिर से मैं संदीप भट्ट लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। एक बार फिर जबरदस्त हौसलों की कहानी और कुछ यादगार लोगों की जिंदगी के अनछुए पहलू। तो सबसे पहले बात इंसानी हौसले की एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर शायद कई लोगों को भरोसा ही ना हो, जिसने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसके बारे में सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हम बात कर रहे हैं गुज़ेमा अल्बाट्रोस की। वैसे मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ये किसी इंसान का नाम नहीं है बल्कि उस एयरक्राफ्ट का नाम है जो कि पूरी दुनिया में दूसरा ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कामयाबी तो पहले की मनाई जाती है, दूसरे की थोड़ी ना। तो मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ये पहला ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट जिसने पूरा इंग्लिश चैनल पार किया था, यानी कि पूरे 35.8 किलोमीटर। सोचिए एक इंसान साइकिल के पैडल के सहारे पूरा इंग्लिश चैनल पार कर ले, जिसकी मदद से 2 घंटे 49 मिनट में ये एयरक्राफ्ट इंग्लिश चैनल के ऊपर से उड़ान भरने में कामयाब रहा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इस पहले एयरक्राफ्ट गुज़ेमा अल्बाट्रोस के बारे में आपको काफी सारी बातें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि इसे बनाया किसने था। तो कोई बात नहीं, इसे मैं अब बता देता हूँ। तो दोस्तों गुज़ेमा अल्बाट्रोस को डिजाइन किया था अमेरिका के जाने माने एरोनॉटिक्स इंजीनियर पॉल बी मकार्डी ने। और आज ही के दिन यानी 12 जून साल 1979 को उड़ान भरने वाले इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाला कोई ट्रेंड पायलट नहीं बल्कि एक अमेच्योर साइकिलिस्ट ब्रायन एलन थे। बाप रे, वैसे इस मौके पर मुझे एक गाना प्ले करने का मन कर रहा है, तो इस पैडल वाले प्लेन गुज़ेमा अल्बाट्रोस के लिए ये प्यारा सा गाना। और हवाई सफर के बाद आपको अब लिए चलते हैं पटरियों पर दौड़ती एक ऐसी ट्रेन के सफर पर जिसने ट्रेन के सफर को मानो नई परिभाषा ही दे दी है। जी हाँ, मेट्रो ट्रेन के सफर को। वैसे आज हम बात सिर्फ मेट्रो ट्रेन की नहीं बल्कि उस शख्स की भी करने जा रहे हैं जिनकी मेहनत, लगन, ईमानदारी और समझदारी का ही नतीजा है मेट्रो ट्रेन। वैसे मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि न सिर्फ दिल्ली मेट्रो का श्रेय इस शख्स को जाता है बल्कि कोलकाता मेट्रो और कोंकण रेलवे का काम भी इन्हीं की लीडरशिप में हुआ। वैसे कुछ बात तो है मेट्रो ट्रेन में कि लाखों लोग इसमें रोज सफर करते हैं और अपने सफर तक पहुंचते हैं। और दोस्तों अब हम जल्दी से बात करने जा रहे हैं मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन की जिंदगी के सफर पर। ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल में हुआ था। शुरू से ही पढ़ाई में होशियार श्रीधरन ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और आपको पता है फ्रेंड्स कि इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के ये हीरो इंजीनियरिंग के बेहतरीन तोहफे हमें देने से पहले कोझिकोड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चरर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इन्होंने वहां पर कुछ दिन पढ़ाया और उसके बाद इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ई श्रीधरन का ये नया सफर शुरू हो गया। एक ऐसा कामयाब सफर जिसने हर आम इंसान के रेल के सफर को आसान बना दिया। वैसे मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो इनकी तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि इनकी तारीफ में खुद फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी काफी कसीदे पढ़े हैं। In record time, it carries 2 million people and is one of the best services has come by their human leadership. So I would like to congratulate Kerala for creating such a great leadership quality. तो दोस्तों आप भी चलिए मेरे साथ ई श्रीधरन के कामयाब सफर पर।
इस सफर की शुरुआत हुई जब इन्होंने साल 1954 को दिसंबर के महीने में सदर्न रेलवेज में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन किया और इसके ठीक 10 साल बाद रामेश्वरम को तमिलनाडु के बाकी शहरों से जोड़ने वाला फेमस पंबन ब्रिज एक तूफान में टूट गया और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई ई श्रीधरन को। रेलवे की तरफ से इस टूटे हुए विशालकाय ब्रिज को ठीक करने का टारगेट रखा गया 6 महीने, लेकिन आपको पता है श्रीधरन ने इस 6 महीने के टारगेट को सिर्फ 46 दिन यानी कि सिर्फ 1.5 महीने में अचीव कर लिया। इसके लिए इनको रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। वैसे ये तो बस शुरुआत थी इस काबिल इंजीनियर के काबिलियत दुनिया के सामने लाने की। पंबन ब्रिज को वापस खड़ा करने के बाद अब बारी थी रेलवे इतिहास में नया अध्याय लिखने की, यानी कि देश में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की। 1970 में शुरू हुए कोलकाता मेट्रो प्लान में प्लानिंग और डिजाइन को ठीक से इंप्लीमेंट करके देश को पहली मेट्रो ट्रेन का उपहार देने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। और उसके बाद का इतिहास तो सभी को पता है कि कोलकाता में चली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो ट्रेन के बाद इंडियन रेलवे के एक और मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए ई श्रीधरन को फिर से एक बार चुना गया और ये मुश्किल प्रोजेक्ट था कोंकण रेलवे का। 760 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन में लगभग 93 टनल्स को चीरते हुए 150 ब्रिजेस का निर्माण करना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी ई श्रीधरन ने समय से पहले पूरा किया। और वैसे मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि कोंकण रेलवे दुनिया भर के सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक था। When did you first conceive of such a clock that will remind the employee that the project has to be on schedule? In the Kudremukh project, the then CMD, I think one Mr. Khanna, he started this. So when I got the opportunity to handle the Konkan Railway project, first thing I did was to go and meet Mr. Khanna and find out how he managed to complete this project on time. So one of the tips he gave me was this clock. I tried to introduce in Konkan Railway, and it was a runaway success, I should say. That clock keeps everybody on their toes. लेकिन इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले ई श्रीधरन की डिक्शनरी में मुश्किल और नामुमकिन जैसे शब्द तो शायद है ही नहीं। तभी तो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट भी ई श्रीधरन को ही दिया गया। We started with nothing. Now we have produced 190 kilometers of metro for Delhi. It's a very The private field cannot have this sort of training, this sort of expertise. So they start poaching on our strength, and attrition is taking place. I personally feel it is the job satisfaction they get here, the exposure they get, the new technologies, new work ethics, and the opportunity for learning many things. That makes the market value so high. Once they work here for 2 years and 3 years, they can go out and command a salary which is 20 times the salary. It is possible. और 1997 में शुरू हुए इस मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को ई श्रीधरन ने सिर्फ 8 साल में पूरा कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार ने पूरे 10 साल का टारगेट रखा था, लेकिन वक्त से पहले काम करना तो हमारे इस मेट्रोमैन की खासियत है और इनकी इसी काबिलियत का ही नतीजा है कि इनकी नौकरी को बार बार एक्सटेंड किया गया, यानी कि एक बार रिटायर होने के बाद सरकार ने इनकी नौकरी 3 साल और बढ़ा दी। लेकिन आखिरकार 31 दिसंबर 2011 को ये काबिल इंजीनियर DMRC से रिटायर हो गए। लेकिन रेल की पटरियों का प्यार इन्हें इनसे अलग नहीं कर पाया और आजकल ये कोच्चि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। Sridharan can never accept a no. He can find his way around almost any problem. His managerial sense is his own. It's not prescribed in textbooks. In a way, he's street smart and can foresee and deal with any Indian obstacle. हमारी तरफ से सिविल इंजीनियर के जरिए हमें कई नायाब तोहफे देने वाले ई श्रीधरन को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई। वैसे आज के दिन लग रहा है कि ऊपर वाले ने सिविल इंजीनियर्स के ही नाम लिख दिया है, तभी तो एक के बाद एक महान सिविल इंजीनियर्स का आज हैप्पी बर्थडे हम मना रहे हैं। जहां अभी हमने मनाया मेट्रोमैन ई श्रीधरन का जन्मदिन, वहीं अब बात उनकी जिन्होंने अमेरिका में जन्म लिया और दुनिया भर में अपनी सिविल इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं जॉन ऑगस्टस रॉपलिंग की। वैसे दोस्तों, इस नाम से आपको याद आया कि कुछ दिनों पहले हमने इनके बेटे वॉशिंगटन ए रॉबलिंग की बात आपसे की थी
आज ही के दिन यानी 12 जून 1806 को किंगडम ऑफ पर्शिया में इनका जन्म हुआ। शुरू से ही मैथ्स और स्केचिंग के शौकीन जॉन की मां को जब उनके इस इंटरेस्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को साइंस और मैथ्स को पढ़ाने का बंदोबस्त किया और 16 साल की उम्र में शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉन ने आगे की पढ़ाई के लिए बर्लिन का रुख किया, जहां इन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बारीकियां सीखी। इसी दौरान जॉन की सरकारी नौकरी लग गई, जहां इनका काम मिलिट्री रोड बनाने का था। इस सरकारी नौकरी को 4 साल अपनी सेवा देने के बाद जॉन जर्मनी चले गए। उस वक्त जर्मनी के हालात को देखते हुए जॉन ने अपने भाई कार्ल जोहान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का फैसला किया। रॉबलिंग भाइयों का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और यहाँ आते ही उनकी जिंदगी के नए और बेहतर दिनों की शुरुआत हो गई। ये वो दौर था जब अमेरिका की इकोनॉमी अपने पूरे बूम पर थी और इसी का फायदा इन भाइयों को उनके कामों में हुआ। और अमेरिका में भी जॉन ने अपने सिविल इंजीनियरिंग के हुनर को आगे बढ़ाया और कनाल्स और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया। इसके बाद उन्होंने कई जबरदस्त सिविल इंजीनियरिंग के नमूने पेश किए, जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज का नाम शायद सबसे ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ जॉन के बारे में एक और बात बता दूं, जो कि इनकी इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग थी। मैं बात कर रहा हूँ जॉन की फिलॉसफी में इंटरेस्ट की। कहा जाता है कि जॉन ने 1000 से ज्यादा पेजेस की एक ट्रीटी लिखी थी, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स को लेकर अपना एक कॉन्सेप्ट डिवेलप किया। चलिए अब वापस आते हैं और बात करते हैं ब्रुकलिन ब्रिज की। ब्रुकलिन ब्रिज जॉन ऑगस्ट रॉबलिंग का सबसे एम्बिशियस ड्रीम था, जिसकी डिजाइनिंग खुद जॉन ने ही की थी और इसके कंस्ट्रक्शन का भी पूरा जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपना ये सपना पूरा होते हुए ना देख सके और 22 जुलाई 1869 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। हमारी तरफ से इस महान इंजीनियर को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। अब बात उस शख्सियत की जिसकी आम सी जिंदगी ने उन्हें इतना खास बना दिया कि उसके बाद उनकी जिंदगी पर कई नाटक और कई फिल्म्स बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं एनालीज मैरी फ्रैंक की, जिनकी डायरी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और उनकी डायरी आज भी उस समय के इतिहास को बयां करती है। Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the chatterings of a 13-year-old schoolgirl. The thing is, nobody would believe that I'm alone in the world. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a throng of admirers who can't keep their adoring eyes off me. No. On the surface, I seem to have everything, except my one true friend. I hope I'll be able to confide everything to you, and that you will be a great source of comfort and support. एनालीज मैरी फ्रैंक 15 साल की एक छोटी सी बच्ची, जिसकी जिंदगी के अंत ने सारी दुनिया को झकझोर के रख दिया। एनालीज मैरी फ्रैंक, जिसे प्यार से उनके दोस्त और परिवार वाले एन के नाम से पुकारते थे। एन का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के एक जूइश परिवार में हुआ। ये वो दौर था जब जर्मनी में जूइश लोगों के खिलाफ हर तरफ नफरत की आग जल रही थी और इस नफरत की आग में कोई ना कोई जूइश रोज ही भेंट चढ़ता रहा। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल ने बच्चे बड़े हर किसी को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। ऐसे में जैसे जैसे नन्ही एन बड़ी हो रही थी, वो अपने परिवार को इस आग से रोज जूझते हुए देख सकती थी और अपने परिवार के इसी दर्द को उन्होंने अपनी कलम के जरिए एक डायरी में उतारना शुरू कर दिया। The woman who helped shelter Anne Frank from the Nazis and who saved the teen's diary has died. Miep Gies was 100 years old. What me struck at most at Anne Frank was always her curiosity. She always asked me every morning when I came in the hiding place about the things what happened outside. अपने परिवार की जान को खतरे में देखते हुए एन के माता पिता एम्स्टरडैम आ गए, लेकिन जूइश लोगों से नफरत की आग यहाँ तक भी पहुँच गई और एम्स्टरडैम को नाज़ी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में फेमस जर्नलिस्ट बनने का सपना देखने वाली एन ने अपनी डायरी लिखनी जारी रखी। उनके उसी दौर में जर्नलिस्ट बनने के सपने को एन ने अपनी डायरी में कुछ यूं बयां किया। I finally realized that I must do my schoolwork to keep from being ignorant, to get on in life, to become a journalist,
because that's what I really want. I know I can write, but it remains to be seen whether I really have the talent. And if I don't have the talent to write books or newspaper articles, I can always write for myself. But I want to achieve more than that. I can't imagine living like Mother, Mrs. Van Daan, and all the other women who go about their work and are then forgotten. I need to have something besides a husband and children to devote myself to. I want to be useful or bring enjoyment to all people, even those I've never met. I want to go on living even after my death. And that's why I'm so grateful to God for having given me this gift, which I can use to develop myself and to express all that's inside me. When I write, I shake off all my cares. My sorrows disappear, my spirits are revived. But, and that's a big question, will I ever be able to write something great? Will I ever become a journalist or a writer? लेकिन नाज़ी सेना को सपनों से नहीं शासन से मतलब था। ऐसे में उन्होंने जूइश लोगों को ऐसी मौत देने का फैसला किया जिसके बारे में सोचकर भी इंसानियत से भरोसा उठ जाए। और वो बर्बर फैसला था कि सारे के सारे जूइश को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाए। और नाज़ी सेना के इस अमानवीय फैसले का पालन भी हुआ। कई जूइश परिवारों को मौत की नींद सुला दिया गया, जिसमें एन के परिवार को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटना मानव इतिहास के पन्नों में इंसानियत के नाम कलंक की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस बर्बर घटना के बाद लोगों के सामने आई वो डायरी जिसने दुनिया के सामने एक छोटी सी लड़की के दर्द और सपनों की मौत की कहानी थी। एनेलीज मैरी फ्रैंक की डायरी। I don't want to have lived in vain like most people. I want to be useful or bring enjoyment to people, even those I've never met. I want to go on living even after my death. And that's why I'm grateful to God for having given me this gift, which I can use to develop and to express all that's inside me. Yours, Anna M. Frank. एक ऐसी डायरी जो उस समय के नाज़ी दुर्व्यवहार को दुनिया के सामने लेकर आती है और हमारी तरफ से भी मुश्किलों में सपने देखने का हौसला देने वाली एनेलीज मैरी फ्रैंक को सलाम। जिंदगी जीने के जज्बे की मिसाल एन फ्रैंक के बाद अब बारी है एक सिंगर, बेसिस्ट और सॉन्ग राइटर जॉन केनेथ वेटन की, जिन्हें उनके फैंस जानते हैं जॉन वेटन के नाम से। जून 1949 को डर्बी इंग्लैंड में इस रॉक स्टार का जन्म हुआ और बचपन से ही म्यूजिक के नोट्स में वो इतना रच बस गए कि उसी के चलते उनको बहुत ही कम उम्र में मोगल थ्रैश जैसे बैंड के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद जॉन ने दूसरे बैंड्स के साथ भी काम किया, लेकिन साल 1980 उनके लिए काफी खास था क्योंकि इसी साल वो अपना पहला सोलो एल्बम कॉट इन द क्रॉसफायर लेकर आए, जिसने सारे इंग्लिश चार्ट बस्टर्स पर धूम मचा दी। तो क्यों ना हम भी कॉट इन द क्रॉसफायर को एंजॉय करें। Stay the same. Such a drag to go through all of this. To see my whole life rearranged. I was caught in the crossfire.
किंग्स रोड, वॉइस मेल, बैटल लाइन्स, वेलकम टू हेवन जैसे सुपर हिट एल्बम्स देने वाले जॉन वेटन को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दोस्तों अब वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। फिलहाल अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,